कुछ साल पहले मेरे दोस्त एलेक्स, ड्रू और मैं गर्मियों की छुट्टियों के आखिरी हफ्ते में से एक के दौरान एक साथ सोने वाले थे। हम मिडिल स्कूल के समय से दोस्त थे और इस तरह की रातें हमेशा एक परंपरा की तरह लगती थी। देर तक जगना, जंक फूड खाना और लाखों बार देखी गई फिल्में फिर से देखना। लगभग 11:30 बजे ड्रू ने सुझाव दिया कि हम चुपके से बाहर निकलें और कुछ ब्लॉक दूर पार्क में चलें। मैं एक छोटे से शांत पड़ोस में रहता था जहां वास्तव में कभी कुछ नहीं होता था, इसलिए ये हार्मलेस लगता था। इसलिए हम आधी रात को वहां जाने के लिए सहमत हो गए। हम सड़क पर चल रहे थे, हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। हमने अपनी आवाज धीमी रखने की कोशिश की, लेकिन शायद ये धीमी नहीं थी। स्ट्रीट लाइट्स लंबी परछाइयां डाल रही थी और कभी कभार कीड़ों की आवाज हवा में भर जाती थी। पार्क लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर था और वहां की यात्रा के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। हमने पार्क में झूले के साथ खेलते हुए और स्कूल की क्रश के बारे में जो भी दिमाग में आए बातें करते हुए लगभग 45 मिनट बिताए। ये सिर्फ एक सामान्य गर्मी की रात थी। कदमों की आहट और कभी कभार पत्तों की सरसराहट के साथ हम पेड़ों से घिरी एक लंबी सड़क पर मुड़े। हमने देखा कि आगे हेडलाइट्स चल रही हैं। सड़क के दूर वाले छोर पर एक कार स्टॉप साइन के पास खड़ी थी। पहले तो हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे हम करीब पहुंचे कार नहीं हिली, वो वहीं खड़ी रही। आसपास कोई नहीं था और कोई अन्य कार भी नहीं गुजर रही थी। एलेक्स ने मजाक में कहा कि शायद कोई खो गया है या शायद दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जैसे ही हम कार के पास से गुजरे, हमने उस पर एक नजर डाली और सहज होने का प्रयास किया। वो एक पुरानी काले रंग की सेडान थी जो ऐसी लग रही थी जैसे वो पुराने दशक की किसी खराब फिल्मों की हो। खिड़कियों पर रंग चढ़ा हुआ था, इसलिए हम अंदर नहीं देख सकते थे। तभी ड्रू ने फुसफुसाकर कहा कि वो हमें देख रहे हैं। मैंने पूछा कौन? ड्रू ने कहा कि उसने ड्राइवर की सीट पर किसी को हिलते हुए देखा। हम चलते रहे, ऐसा दिखाने का प्रयास करते रहे जैसे हमने कुछ नोटिस ही नहीं किया, लेकिन वो कार अब हमारे पीछे चलने लगी। वो बेहद धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, हमसे लगभग 20 फीट पीछे। हम सभी सहमत थे कि ये बहुत अजीब था, लेकिन मैंने कहा कि हमें बस चलते रहना चाहिए और शांत रहना चाहिए। हमने अपनी स्पीड बढ़ा ली, लेकिन कार ने भी वही किया। ये ज्यादा तेज नहीं चल रही थी, बस इतनी तेज चल रही थी कि हमसे मेल खा सके। जब हम अगले चौराहे पर पहुंचे तो हम एक साइड स्ट्रीट पर मुड़ गए, उम्मीद करते हुए कि कार सीधी चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कार हमारे साथ साइड स्ट्रीट पर मुड़ गई और इस बार इसकी स्पीड बढ़ गई। मैं चिल्लाया। हम जितनी तेजी से हो सके सड़क पर भाग गए। कार के टायर चीखने लगे क्योंकि इसने हमारे पीछे स्पीड पकड़ ली। एंडरलाइन हिट हुआ और जैसे हम भागे मुझे लगा कि मेरे फेफड़े जलने लगे हैं। 2 घरों के बीच एक छोटी गली थी। बिना ज्यादा सोचे मैंने अपने दोस्तों को मेरे पीछे आने के लिए चिल्लाया और गली में भाग गया। एलेक्स और ड्रू ने मेरा पीछा किया और हम उस गली में भाग गए। हम उस दीवार के पीछे छुप गए। हमारी सांसें फूल रही थी। तभी वो कार उस गली के पास आकर रुक गई। कार का दरवाजा बंद हुआ, फिर दूसरा। मैं कदमों की आवाज सुन सकता था। वो धीमी थी, धीरे धीरे हमारी ओर आते हुए। ड्रू ने मेरा हाथ पकड़ा। वो कांप रहा था। मैं सुन सकता था कि एलेक्स अपनी सांस रोकने की कोशिश कर रहा था। कदमों की आवाज तेज हो गई जैसे ही वो लोग गली में पहुंचे। उनमें से एक ने टॉर्च की रोशनी दीवार पर आगे पीछे घुमाई। बाहर आओ, उनमें से एक ने पुकारा। उसकी आवाज भारी थी, जैसे वो आदेश देने का आदी हो। हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। हम में से कोई नहीं हिला। टॉर्च की किरण हमारे ऊपर से गुजरी, लेकिन रुकी नहीं। वो आदमी घुर्राया और मैंने उसे बुदबुदाते हुए सुना, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, चलो दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरे आदमी ने कहा। उनके कदम पीछे हट गए और मुझे राहत की लहर महसूस हुई, लेकिन मैं अभी भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। हम दीवार से सटे इंतजार करते रहे। कुछ मिनट बाद कार का इंजन फिर से स्टार्ट हो गया और मैंने कोने से झांका। सेडान गली से बाहर निकल रही थी। उसकी हेडलाइट सड़क के पार जा रही थी। वो मुड़ गई और उल्टी दिशा में भाग गई। गली से बाहर निकलने से पहले हमने सुनिश्चित करने के लिए कुछ और मिनट इंतजार किया। हम में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ सेकंड के बाद जब हम आखिरकार वापस आए तो हमने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया और सोफे पर गिर पड़े। बाकी रात शांत रही, लेकिन हम में से कोई भी सो नहीं सका। अगली सुबह हमने एक लोकल कम्युनिटी पेज पर एक पोस्ट देखी। किसी ने रिपोर्ट किया था कि एक काली सेडान कार देर रात तक पड़ोस में अजीब तरीके से घूम रही थी। पुलिस इसकी जांच कर रही थी, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ।
मैं अभी भी कभी कभी उस रात के बारे में सोचता हूँ कि वो लोग हमें ढूंढने के लिए कितने करीब आ गए थे। अगर वो ऐसा कर पाते तो क्या होता। हम सिर्फ 3 बच्चे थे जो कुछ हार्मलेस एंटरटेनमेंट की तलाश में थे, लेकिन उस रात ने हमें ये याद दिलाया कि वहाँ सब कुछ हार्मलेस नहीं होता, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कभी भूल पाऊंगा। मेरे दोस्तों और मुझे अबैंडन घरों का पता लगाना पसंद है। यह हमेशा स्कूल के बाद दिन के दौरान होता है, क्योंकि इन घरों में लोग बैठे रहते हैं जो पूरे दिन भीख मांगने के बाद रात में घर आते हैं। हालांकि हमें घरों में जाने से रोक दिया गया था, लेकिन हम उस समय आम घरों से बोर हो गए थे और कुछ क्रेजी करना चाहते थे। साथ ही मैं अपने ग्रुप में गाड़ी लेने वाला पहला दोस्त था। मेरे दिमाग में एक जगह थी, द ओल्ड अबैंडन्ड हॉस्पिटल। हालांकि अब ये पुराना हो गया था, क्योंकि बहुत समय पहले जब ये गांव बना था उस समय ये यहाँ का मेन हॉस्पिटल था। लेकिन धीरे धीरे नई तकनीकों और न्यू टेक रूम्स वाले हॉस्पिटल्स ने इसकी जगह ले ली, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। ये शहर के एक ऐसे हिस्से में था जिसे कोई भी अब और विकसित नहीं करना चाहता था, इसलिए इसे कभी भी ठीक नहीं किया गया। यह हमारा सबसे बड़ा टास्क था। फिर भी हम पकड़े जाने के बारे में अधिक चिंतित थे, इसलिए हमने आधी रात में वहां जाने का फैसला किया। हम सभी अपने माता पिता के सोने के बाद चुपके से बाहर निकल गए। फिर मैं अपनी कार में गया और अपने सभी दोस्तों को लेने के लिए उनके घर के पास चला गया। अब जब हम सभी एक साथ थे, मैं सबको वहां ले गया जहां अस्पताल सभ्यता के किनारे पर सड़ रहा था। अंदर जाना आसान था। हम सीधे सामने के दरवाजे से चले गए। पूरी जगह में फंगस और नमी की गंध थी। हर जगह पानी और फंगस थी, और निश्चित रूप से बहुत सारे एरिया में बिल्डिंग टूट रही थी। टूटी छतें नीचे आ रही थी और खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों में छेद थे। आमतौर पर ऐसी जगह और क्या हो सकती थी। हमें कमरों के ऊपर पढ़ने पर पता चल रहा था कि हम कहाँ हैं, जिसमें ट्रॉमा वार्ड, ICU, बर्न यूनिट और एक सामान्य अस्पताल में जो कुछ होता है वो सब शामिल था। और फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जगह अवैध कब्जा करने वाले या नशा करने वालों के लिए एक परफेक्ट जगह थी। लेकिन अब तक मुझे इस बात का एक भी सबूत नहीं मिला कि किसी ने कभी यहाँ रात बिताई हो। जब से ये बंद हुआ था, यहाँ के बेघर और हताश लोग भी यहाँ पर नहीं रहना चाहते थे। ये बहुत ही परेशान करने वाली बात थी। मैंने अपने दोस्तों से इसका जिक्र नहीं किया, हालांकि हम सभी काफी डरे हुए थे। अभी हमें यहाँ 1 घंटा बीत चुका था। हमने एक एरिया को छोड़कर दूसरी जगह के लगभग हर इंच की तलाशी ली थी। सबसे ऊपरी मंजिल पर साइकोलॉजी वार्ड था। यह अस्पताल के बाकी हिस्सों से बड़ा और 2 दरवाजों के एक सेट द्वारा अलग किया गया था। हम सभी जानते थे कि यह पूरी बिल्डिंग का सबसे खास हिस्सा था, लेकिन हम इसमें प्रवेश करने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ा और हम सभी को वहां ले जाने वाला मैं ही था। इसलिए मुझे ही लीडर के तौर पर आगे चलना पड़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक सड़ी बदबू मेरे नाक के अंदर गई। ये किसी मरे हुए जानवर और पुराने बचे खाने की गंदी बदबू जैसा था। इसका असर मेरे दोस्तों पर भी हुआ और हम सभी ने लगभग अपने रात का खाना बाहर निकाल ही दिया था। हालांकि वहां केवल गंध ही नहीं थी, हॉल के अंत में एक रोशनी थी। वो पूरी बिल्डिंग में केवल एक ही रोशनी थी। दाईं ओर के सबसे आखिरी कमरे में से एक डिम पीली लाइट चमक रही थी और ये आग की तरह हल्की टिमटिमा रही थी। मैं वहां से जाना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे उनके साथ चलते रहने के लिए मजबूर किया। मैं उन्हें छोड़कर भाग नहीं सकता था, इसलिए मुझे इस पूरी चीज को खत्म करना पड़ा। हम धीरे धीरे और चुपचाप बरामदे से नीचे रेंगते हुए आगे बढ़े। हम जितनी करीब पहुंचे उतने ही अधिक बदबू बढ़ती रही। हमने अपने दोनों ओर के सभी कमरों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे लाइट की ओर बढ़ गए। आखिर में मुझे आग के चटकने की आवाज सुनाई दी। मैं दरवाजे तक रेंगता हुआ गया और अंदर देखने से पहले फिर से हिचकिचाया। मेरे दोस्तों ने मुझे देखने के लिए फुसफुसाया, इसलिए मैंने कोने के आसपास झांकने का साहस जुटाया और फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकल पाया। कमरे में हड्डियां थी, अलग अलग आकार की हड्डियां जमीन पर पड़ी थी। दीवारों पर पेशाब और खून के धब्बे थे और कमरे के बीच एक जंग लगे धातु के ड्रम में आग जल रही थी, जिससे छत में एक छेद हो गया था जिसे हाथ से नोचकर बाहर निकाला गया था। इस दृश्य ने मुझे शारीरिक रूप से पीछे हटा दिया और कोने में वापस झटक दिया। मेरे दोस्तों ने मुझे घबराहट से पूछा कि वहां क्या है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि उनके पीछे कुछ ही फीट दूरी पर कोई खड़ा है। ये किसी जानवर या नर्क के किसी प्राणी के जैसा था। मुझे नहीं लगता कि वो पूरा इंसान था। उसके मुंह से सड़े हुए दांत निकले हुए थे और उसके पूरे शरीर पर खरोच के निशान से खून बह रहा था। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था और ऐसा लग रहा था कि इसके कान फाड़ दिए गए थे।
यहाँ तक कि इसकी नाक की नोक भी गायब थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं अपने दोस्तों को भागने के लिए चिल्लाया। हम भागे और जितनी तेजी से हो सके सीढ़ियों से नीचे चले गए। एग्जिट से बाहर निकलने के बाद जहां मैंने बिना समय गवाए तेजी से अपनी कार स्टार्ट की और हम वहां से निकल गए। मेरे दोस्त मुझ पर झपट पड़े, मुझसे सवाल करने लगे कि वो क्या था। हम सभी बहुत डर चुके थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बस उन्हें उनके घर तक छोड़ दिया। मैंने जाते हुए उन्हें चेतावनी दी कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो दोबारा उस जगह ना जाएं। तब से मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। मैं ये बात पुलिस को भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं चुपके से बाहर निकला और रूल ब्रेक किया। लेकिन उस बिल्डिंग में कुछ भयानक हो रहा है और अब शायद मुझे पता है कि कोई बेघर या नशेड़ी आदमी उस जगह पर क्यों नहीं जाता। वहाँ एक सनकी रहता है जो हॉल में घूमता रहता है, अपनी ही गंदगी में रहता है और जो कुछ भी मिलता है वो उसे खाता है, शायद अपने ही अंगों को भी। उसने उन जानवरों की हड्डियों तक को खा लिया। मैं केवल यही आशा कर सकता हूँ कि उन हड्डियों में से कोई भी इंसानी नहीं थी। जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं और मेरा भाई कार्टर हर गर्मियों में अपने दादा दादी के फार्म पर एक हफ्ता बिताते थे। ये उन खेतों में से एक था जिसके आसपास कुछ नहीं था, जहां मकई के अंतहीन खेत और घास से भरा एक पुराना खलियान था। मैं 11 साल का था और कार्टर 13 साल का था। हमारे दादा दादी पुराने जमाने के थे और कड़ी मेहनत और जल्दी सोने पर विश्वास करते थे। पहले कुछ दिन मजेदार थे। हम दादा दादी के सोने के बाद बेहद मस्ती किया करते थे। एक रात भी सब सही से चल रहा था, लेकिन फिर हम बोर हो गए। तभी कार्टर ने रात में चुपके से बाहर निकलने और सड़क के कुछ मील दूर गैस स्टेशन पर स्नैक्स लेने का विचार बनाया। ये एक बेवकूफ़ी भरा विचार था और मुझे पता था कि दादाजी ने हमें अंधेरे के बाद प्रॉपर्टी से बाहर ना जाने के लिए कहा था। लेकिन कार्टर का रवैया था कि पहले भी कुछ पूरा नहीं हुआ है, हम इससे हमेशा परेशानी में पड़ जाते थे। लेकिन एक बेवकूफ़ की तरह मैं उसके साथ चला गया। हमने तब तक इंतजार किया जब तक घर शांत नहीं हो गया और हमें यकीन नहीं हो गया कि हमारे दादा दादी सो रहे हैं। कार्टर ने एक टॉर्च पकड़ी और हम पिछले दरवाजे से सावधानी से बाहर निकल गए। बस मैं ये उम्मीद कर रहा था कि गैस स्टेशन बंद ना हो। ठंडी रात की हवा ने मुझे हिला दिया और एक पल के लिए मैंने वापस लौटने के बारे में सोचा, लेकिन कार्टर पहले से ही कच्चे रास्ते पर जा रहा था, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। चांद पर्याप्त उज्जवल था जिससे उसकी रोशनी दोनों तरफ के खेतों पर पड़ रही थी। मकई की पत्तियां अंतहीन रूप से फैली हुई थी, उनके लंबे तने हवा में लहरा रहे थे। सड़क के लगभग आधे रास्ते पर हम दादाजी के बीजूका में से एक के पास से गुजरे। उसमें कुछ अजीब था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पैरों पर खड़ा हो और खाद का भार संभाले हुए हो। मैंने कहा कि ये डरावना सा लग रहा था और कार्टर मुझ पर हंसा। उसने कहा कि वो एक बेवकूफ बीजूका से नहीं डरता। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही कार्टर जम गया और मैं उससे टकरा गया। मैंने उसे बेवकूफ कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दूसरे बिजूका की ओर इशारा किया, लेकिन ये दूसरों की तरह नहीं था। ये छोटा था और इसके बगल में कोई खड़ा था। पहले तो मैंने सोचा कि ये दादाजी हैं जो शायद खेतों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये वो नहीं थे। ये एक महिला थी। वो बूढ़ी थी, भूरे चिकने बालों के साथ जो उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। उसने एक फटी हुई पोशाक पहनी हुई थी जो ऐसी लग रही थी जैसे दशकों से धुली नहीं थी। उसकी पीठ हमारी ओर थी और वो धीरे से कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके हाथ बिजूका पर थे। उसका बड़ा सिर ऐसे हिल रहा था जैसे वो जीवित हो। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैंने अपने भाई से वापस मुड़ने की विनती की। कार्टर नहीं हिला। उसने महिला को घूरा। उसका जबड़ा कस गया। उसने मुझसे कहा कि बुदबुदाते हुए उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे उसने हमें सुन लिया हो। मैंने अपनी सांस रोक ली। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो बिजूका पर ध्यान केंद्रित रखे, लेकिन फिर उसका सिर हमारी ओर झुका। उसका चेहरा पीला और झुर्रियों वाला था। उसकी आंखें धसी हुई और काली थी। उसका मुंह एक बड़ी मुस्कान में मुड़ गया था। जहां उसके दांत होने चाहिए थे वहां उसके मसूड़े दिख रहे थे। उसने एक खिलखिलाती हंसी निकाली जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। फिर वो हमारी ओर दौड़ने लगी। कार्टर ने एक ऊंची आवाज में चीख मारी और घूम गया। हम रास्ते से भागे। कार्टर के हाथ में फ्लैशलाइट बेतहाशा उछल रही थी। मैं अपने पीछे उसके कदमों की आवाज सुन सकता था, नंगे पैरों के मिट्टी पर पटकने की आवाज। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मेरी छाती जल रही थी और मेरे पैर जली जैसे महसूस हो रहे थे, लेकिन डर के कारण मैं भागता रहा। हम घर पहुंचे और कार्टर पिछले दरवाजे को खोलने लगा।
दरवाजे पर उसके हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पीछे मुड़कर देखूंगा तो वो औरत दिखाई देगी, लेकिन जब मैंने थोड़ी हिम्मत करके पीछे देखा तो पीछे उसका नामो निशान नहीं था। हम अंदर गए। हम बेहद डरे हुए थे। अंदर रसोई में हमें सिर्फ पुराने फ्रिज की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। हमारे दादाजी अपने गाउन में नीचे आए। वो हम पर चुपके से बाहर निकलने के लिए नाराज थे, इसलिए हमने उन्हें उस औरत के बारे में नहीं बताया। अच्छी तरह से डांट खाने के बाद उन्होंने हमें बिस्तर पर भेज दिया। मैं और कार्टर अपनी बेड पर डरे हुए लेटे रहे। हम सुरक्षित बंद घर के अंदर वापस आने के लिए आभारी थे। मुझे लगा कि इस रात का डरावना हिस्सा खत्म हो गया है, लेकिन फिर मैंने खिड़की पर एक थपथपाहट सुनी। मुझे लगा कि मेरी छाती में सांस अटक गई है। मैं और कार्टर दोनों उठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। हमने खिड़की पर नजर डाली। ये एक लंबे लाल पर्दे से ढका हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे एक छाया है। थपथपाना जारी रहा। कार्टर अपने बिस्तर से उठ गया। मैंने उसे खिड़की से दूर जाने के लिए फुसफुसाया, लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया। वो उसकी ओर धीरे से चला गया और तभी उसने पर्दे को खींच लिया। चांदनी कमरे में फैल गई और मैंने कुछ ऐसा देखा जो आज भी मुझे डराता है। खिड़की के बाहर वो औरत थी, अपनी नाक को शीशे के पास चिपकाए हुए। वो बेहद डरावनी लग रही थी। वो हमें देखकर जोर से हंसने लगी। तभी उसके पीछे से एक और आदमी निकला। वो एक बिजूका नहीं बल्कि एक गंदा आदमी मेरे दादाजी के बिजूका के कपड़े पहने हुए था। उसने कांच पर अपनी गंदी उंगलियां थपथपाई और उसके डर से चौड़ी मुस्कान देखकर मुझे एहसास हुआ कि जिस बिजूका को मैंने और कार्टर ने अपने पैरों पर खड़ा देखा था, वो यही आदमी था जो हमारे सामने खड़ा था। वो हमें देख रहा था। कार्टर और मैं दोनों चिल्लाए। दोनों सनकी लोग हंसने लगे। मैं और कार्टर मेरे दादाजी के बेडरूम में भाग गए, लेकिन जब तक हम सब वापस आए वो जा चुके थे। मैंने और कार्टर ने आखिरकार हमारे दादाजी को पूरी सच्चाई बता दी। वो स्वाभाविक रूप से परेशान थे, लेकिन उन अजीब लोगों को खोजने पर अधिक ध्यान दे रहे थे। जब मेरे दादाजी हमसे बात कर रहे थे तब मेरी दादी ने पुलिस को बुलाया। उन्होंने पूरे फार्म की जांच की, लेकिन उन्हें वो बूढ़े लोग नहीं मिले। फार्म पर केवल एक चीज खराब थी। वो थी मेरे दादाजी का एक बिजूका, जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसे जमीन पर फेंक दिया गया था। आज भी सालों बाद जब मैं अपने दादाजी के फार्म पर जाता हूँ तो वो खेत मुझे आज भी डरा देता है। उस बिजूका को देखने और उस महिला का उसके बगल में प्रकट होना मुझे अब भी याद आ जाता है। मुझे नहीं पता कि वो कौन थे या वो वहां क्यों आए थे, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं रात में उस रास्ते पर फिर कभी नहीं जाऊंगा।